हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ड रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वह कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज का हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखेंगे हम स्पोर्ट्स इंजरीज, इसमें हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज तथा जॉइंट्स इंजरीज के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे फर्स्ट एड, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है। हमारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वह कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में स्टडी ही फिजियोलॉजी कहलाती है। आइए अब देख लेते हैं फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट में है कोऑर्डिनेशन। आइए अब देख लेते हैं वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है साइज ऑफ द मसल्स, यानी कि जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों का आकार बड़ा होता है वह ज़्यादा शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः बड़ी मांसपेशियों वाले व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसी कारण पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां महिलाओं की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है। उसके बाद है बॉडी वेट। अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां द्रव्यमान अधिक होता है। मांसपेशियों को संभालने के लिए फैट भी अधिक होता है। हड्डियां भारी तथा संयोजी ऊतक भी मजबूत होते हैं। इसलिए अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति पतले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसी कारण वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों में अधिक शारीरिक भार वाले खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अगला पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ मसल। हमारी सभी मांसपेशियां श्वेत तथा लाल फाइबर की बनी होती है। जिन मांसपेशियों में श्वेत फाइबर की प्रतिशत अधिक होती है वह लाल फाइबर वाली मांसपेशियों की अपेक्षा तेजी से सिकुड़ सकती है, इसलिए वह अधिक शक्ति उत्पन्न कर पाती है। जबकि जिन मांसपेशियों में लाल फाइबर की प्रतिशत अधिक होती है वह अधिक समय तक कार्य करने में सक्षम होती है, अर्थात उनकी सहन क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, यानी कि प्रत्येक मांसपेशी बहुत सी मोटर्स यूनिट से मिलकर बनी होती है। मांसपेशियों की शक्ति इतनी मोटर यूनिट्स की संख्या पर निर्भर करती है। जिन मांसपेशियों में यह मोटर यूनिट अधिक होती है वह तीव्र तंत्रिका आवेग के कारण अधिक मांसपेशियां बल अर्थात अधिक शक्ति उत्पन्न कर पाती है। हमारा लास्ट पॉइंट है एज एंड जेंडर। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हमारी एज बुढ़ापे की तरफ यानी कि 60 प्लस होती जाती है हमारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी एज पर भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। आइए अब हम देख लेते हैं वह कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो स्पीड को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियां भी तेज गति से कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है। मांसपेशियों के इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम की यही कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कुछ ही सेकंडों यानी कि कुछ ही समय के लिए होती है। उसके बाद स्पीड में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अगला पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ मसल्स। जिन मांसपेशियों में सफेद फाइबर की प्रतिशत अधिक होती है वह लाल फाइबर वाली मांसपेशियों की अपेक्षा तेजी से सिकुड़ सकती है, इसलिए वह अधिक गति उत्पन्न कर पाती है। हमारे शरीर की विभिन्न मांसपेशियों में तेज गति से कॉन्ट्रैक्शन करने वाले सफेद फाइबर की प्रतिशत अलग अलग होती है। इसी कारण शरीर के विभिन्न अंगों की गति का भी अलग अलग होता है। अगला है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। किसी भी तेज फिजिकल एक्टिविटी के लिए व्यक्ति में शक्ति विशेषकर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसकी शारीरिक गतिविधियों में अपेक्षित गति यानी कि जितनी गति वो चाहता है नहीं मिल पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम मुक्केबाजी को ले सकते हैं। मुक्केबाजी के दौरान यदि किसी मुक्केबाज में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की कमी हो तो वह अपने ओपोनेंट पर जैसा वो चाहता है उस गति से प्रहार नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है
फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक। लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में वृद्धि होती है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति संबंधित कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में तनाव कम होता है, जिसके फलस्वरूप उनकी ऊर्जा की भी बचत होती है। अगला पॉइंट है बायोमैकेनिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर, यानी कि तेज गति से कार्य करने के लिए मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि व्यक्ति की मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो तो मांसपेशियों में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी तथा क्रिएटिन फास्फेट सीपी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों को तेज गति से काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाती। इससे भी शारीरिक गतियों में कमी आती है। आइए अब देख लेते हैं वह कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो एंड्योरेंस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है एरोबिक कैपेसिटी, यानी कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज को लगातार करते रहने के लिए मांसपेशियों को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की ऊर्जा की इस निरंतर आवश्यकता को केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए व्यक्तियों की सहन शक्ति की क्षमता उनकी एरोबिक क्षमता यानी कि सांस लेने तथा छोड़ने पर निर्भर करती है। व्यक्ति की एरोबिक क्षमता उसके फेफड़ों का आकार, उसकी वायु नलिकाओं की संख्या तथा श्वसन मांसपेशियों की शक्ति पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, यानी कि तेज शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति में लैक्टिक एसिड को सहन करने की क्षमता ना हो तो वह लगातार अधिक समय तक एक्सरसाइज को जारी नहीं रख पाएगा। इसी कारण उसमें सहन शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंट इकोनॉमी। अच्छे ढंग से की गई फिजिकल एक्टिविटीज के कारण ऊर्जा की कम खपत होती है। इसी कारण किसी भी गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। इससे व्यक्ति की सहन क्षमता में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पोजिशन ऑफ मसल्स, यानी कि जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों में लाल फाइबर की प्रतिशत अधिक होती है उनमें अधिक सहन शक्ति वाले कामों को करने की क्षमता भी अधिक पाई जाती है। जैसा कि मैराथन धावकों की टांगों में 90% से अधिक रेड फाइबर पाए जाते हैं। आइए अब देख लेते हैं वे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है मसल स्ट्रेंथ, यानी कि अधिक मांसपेशीय शक्तियों के कारण लचक में वृद्धि होती है, जबकि कमजोर मांसपेशी वाले व्यक्ति अधिक विस्तार एक्स्ट्रा रेंज वाली गतिविधियां करने में सक्षम नहीं होते। अगला पॉइंट है जॉइंट स्ट्रक्चर, यानी कि जोड़ों की बनावट। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ होते हैं। प्रत्येक प्रकार के जोड़ों में दूसरे जोड़ों की अपेक्षा कम या अधिक गतियां करने की क्षमता प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जैसे कि कंधे में पाए जाने वाले बॉल एंड सॉकेट जोड़ की घुटने के जोड़ की अपेक्षा गति करने की सीमा कहीं अधिक होती है। अगला है एज एंड जेंडर। आमतौर पर वायु में वृद्धि के अनुरूप लचक में कमी आती है, वहीं महिलाओं में उसी उम्र के पुरुषों की अपेक्षा अधिक लचक पाई जाती है। अगला पॉइंट है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल, यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां न करने के कारण मांसपेशियां छोटी होती जाती है, जिसके कारण रेंज ऑफ मूवमेंट भी सीमित होती जाती है। इससे व्यक्ति की लचक में कमी आती है। लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर। अधिक तापमान गर्म वातावरण में रहने से व्यक्ति की लचक में वृद्धि होती है, जबकि कम तापमान यानी कि ठंडे वातावरण में रहने से व्यक्ति की लचक में कमी आती है। इसलिए खेलों या व्यायाम करने से पहले शरीर को वार्मिंग अप किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज का हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट है वो एक शक्तिशाली पंप की तरह काम करता है, तथा जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। यह ब्लड वेसल्स होती है आर्टरीज, कैपिलरीज तथा वीन्स। आइए अब देख लेते हैं एक्सरसाइज के इमीडिएट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी मसल्स को और काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वह इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और हार्ट को सिग्नल भेज देता है कि वह अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाए और ब्लड को और ज़्यादा पंप करे। अगर हम सामान्य व्यक्ति की हार्ट रेट की गणना करें तो 60 to 80 बीट्स पर मिनट यह होती है,
लेकिन एक्सरसाइज के दौरान यह हार्ट रेट बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट है इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वह पर बीट पर कितना ब्लड पंप करता है उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है उसी को हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों ही बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है और एक्सरसाइज के दौरान हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज के दौरान हमारा वस्कुलर सिस्टम जो है वह उन टिश्यूज को ब्लड की सप्लाई अधिक कर देता है जिनको उस समय अर्जेंट नीड होती है, तथा उन टिश्यूज की सप्लाई कम कर देता है जिन्हें उस समय ब्लड की नीड नहीं होती। आइए अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट। जब भी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपका हार्ट रेट बढ़ता चला जाता है और आपका हार्ट जो है वो ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट कर देता है। उसी की वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट का साइज जो है वह बढ़ जाता है। उसके बाद है डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। एक नॉर्मल व्यक्ति की जो हार्ट रेट होती है वह होती है 72 बीट्स पर मिनट, लेकिन वह अगर लगातार एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो 0.10 बीट्स पर मिनट तक घट जाती है। अगला है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद है इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अगला पॉइंट है लोअर्स द ब्लड प्रेशर। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता है। जैसे जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा बीपी है वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, जिसके कारण हमारा प्लाज्मा भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो आरबीसी होती है वह भी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है, जो हमें हैवी एक्सरसाइज के दौरान ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्विकर रिकवरी रेट। जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में आप कभी भी कोई एक्सरसाइज करोगे तो उसके दौरान आपको जल्दी जल्दी थकान महसूस होगी और आपको सांस भी जल्दी जल्दी चढ़ेंगे, लेकिन जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो जो आप रिकवर होते हैं वह जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। लास्ट पॉइंट है रिड्यूस रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं वह धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। आइए अब देख लेते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे मस्कुलर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारी मसल्स का साइज जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है और वह और भी अट्रैक्टिव दिखने लगती है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को रेगुलर करना शुरू कर जाते हैं तो हमारी जो कोशिकाओं की संख्या है वह भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हमारी मसल जो है वो एक टोन पोजीशन में आ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का जो फैट है वो नियंत्रित होना स्टार्ट हो जाता है और रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें भी परिवर्तन आता रहता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वह नियमित रूप से व्यायाम करने से आपस में जो उनको जोड़ने वाला धागा फाइबर होता है उसकी क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। इसी कनेक्टिव टिश्यू के आधार पर जो हमारी मसल्स है वो और अधिक भार को सहन कर सकती है, यानी कि वो और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। अगला है एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल। हमारी जो मसल्स की मूवमेंट होती है वह और भी एफिशिएंट हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी और भी अट्रैक्टिव दिखना स्टार्ट हो जाती है। डिलेस फटीग, हमें थकने में भी देरी लगती है। जैसे जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे हमारी जो थकान करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और एसिड फास्फेट का जमाव जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं के कारण हमारा शरीर जो है जल्दी जल्दी थकता है। लास्ट है गुड बॉडी पोस्चर।
जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके द्वारा हमारे जो बॉडी का पोस्चर है वह धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो अट्रैक्टिव दिखने लगती है। आइए अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती है। खेल के दौरान लगने वाली चोटें ही स्पोर्ट्स इंजरी कहलाती है। चाहे हम कोई सा भी खेल खेल रहे हो, आपने देखा होगा कि खेल खेलते वक्त कितनी बार खिलाड़ियों को चोट लग जाती है। तो जब वो चोट लगती है तो उसी को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स इंजरी। यह इंजरी हो सकती है एक्सटर्नल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज तथा ओवरयूज इंजरीज। आइए अब देख लेते हैं चोट लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपर कंडीशनिंग। अगर प्रैक्टिस के दौरान आप कंडीशनिंग नहीं करवाते हैं तो यह भी आपकी चोट का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। किसी भी मैच को खेलने से पहले हमें वार्म अप की अति आवश्यकता होती है, इसलिए कोई भी खेल खेलने से पहले हमें वार्म अप कर लेना चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी वार्म अप नहीं करता है तो यह भी चोट का एक कारण हो सकता है। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। किसी भी खेल को या किसी भी ट्रेनिंग को करने के लिए हमें एक साइंटिफिक तरीके की आवश्यकता होती है। अगर कोई खिलाड़ी अनसाइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग करता है तो यह भी चोट का कारण हो सकता है। लैक ऑफ फिटनेस। किसी भी खेल को खेलने के लिए फिटनेस बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर किसी खिलाड़ी में फिटनेस की कमी है तो वह चोट का कारण बन सकती है। इनएडुकेट न्यूट्रिशन। कोई भी खिलाड़ी तब तक एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता जबकि तक कि उसको न्यूट्रिशन की नॉलेज ना हो, क्योंकि एक खिलाड़ी खेल के दौरान बहुत थकता है और उसके शरीर को रिकवर करने के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसलिए न्यूट्रिशन भी चोट का एक कारण हो सकता है। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। कोई भी खेल को खेलने के लिए हमें सबसे पहले उसकी फैसिलिटीज को देख लेना चाहिए कि हमें वहाँ फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है। जैसे खेल के मैदान ठीक है या नहीं। कई बार आपने देखा होगा खेल के मैदानों में गड्ढे होते हैं, तो यह भी चीज चोट का कारण बन सकती है। अगला है इंजुडिशियस ऑफिशिएटिंग। कई बार मैच में क्या होता है कि एम्पायर या रेफरी किसी टीम के साथ भेदभाव करते हैं, उससे दूसरी टीम के खिलाड़ी भी रूल्स के हिसाब से नहीं खेलते, जो कि चोट का एक कारण बन सकते हैं, क्योंकि वह दूसरी टीम को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेस यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्रिकेट खेल में आपने देखा होगा कि खिलाड़ी पूरे इक्विपमेंट के साथ मैदान पर उतरते हैं। वह ग्लव्स, पैड, हेलमेट आदि लगाकर खेलते हैं ताकि वह चोट से बच सके। अगर आप कोई खेल खेलना चाहते हैं तो उसके जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो लगाकर जरूर खेलिए। इससे क्या होगा कि आप चोट के खतरों को कम कर सकते हैं। प्रैक्टिस ड्यूरिंग फटीग। कई बार खिलाड़ी क्या करते हैं कि थकान के बाद भी वह रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि उनको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेशर ऑफ कंपटीशन। कई बार खिलाड़ी कंपटीशन के प्रेशर के कारण अधिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जिससे भी उनको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केयरलेसनेस। कई बार खिलाड़ी क्या करते हैं कि वो केयरलेस हो जाते हैं मैच के दौरान, और वे खुद को तो चोट पहुंचाते ही है, साथ साथ वो दूसरे खिलाड़ियों को भी चोट पहुंचा देते हैं। अगला है रिकरन ऑफ इंजरी। कई बार खिलाड़ी क्या करते हैं कि उनको जो चोट लगी होती है वह उससे रिकवर नहीं करते और मैदान में उतर जाते हैं, जिससे उनकी पुरानी चोट भी उभर जाती है और वह एक चोट का बड़ा कारण बन जाती है। ओवर यूज ऑफ मसल्स। एक मसल्स का बार बार यूज होने पर उस मसल में ज़्यादा इंजरीज आना स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो खिलाड़ियों के लिगामेंट्स भी टूट जाते हैं, इसलिए एक ही मसल का यूज बार बार आपको चोट का कारण बन सकता है। आइए कुछ सजेशंस देख लेते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज से बचाव के लिए। सबसे पहले आपको कोई भी एक्टिविटी, ट्रेनिंग या कोई भी खेल खेलने से पहले अपने शरीर को गर्मा लेना चाहिए, यानी कि आपको वार्मिंग अप कर लेना चाहिए। प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए। आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। आपको उस स्पोर्ट्स स्किल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। हमेशा आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हमेशा जो रूल्स के हिसाब से एम्पायरिंग या रेफरी जो होते हैं वो हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। आपको कभी भी ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा सही टेक्निक का ही इस्तेमाल करना चाहिए और आपको हमेशा रूल्स फॉलो करने चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज कौन कौन सी होती है और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, देन बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज।
सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में सबसे पहले है एब्रेशन, जिसको हम हिंदी में छिलना भी बोलते हैं। यह किसी उपकरण या ग्राउंड में फिसलने के कारण भी लग सकती है। यह कॉमनली कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में देखने को मिलती है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले प्रभावित भाग को साफ पानी से साफ कर ले, फिर किसी साफ कपड़े से प्रभावित भाग पर लगे धूल के कणों को साफ कर प्रभावित स्थान को सुखा देना चाहिए। इसके बाद प्रभावित भाग पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। यदि चोट ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर द्वारा उचित ड्रेसिंग कराएं तथा संक्रमण से बचाव के लिए टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाएं। दूसरी इंजरी है कंट्यूशन। कंट्यूशन जो है एक मसल इंजरी है। इस प्रकार की जो चोट है वह किसी खेल इक्विपमेंट या किसी अन्य वस्तु से सीधे टकराने के कारण लग सकती है। मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती आदि में कंट्यूशन होना सामान्य बात है। कंट्यूशन में मांसपेशियों में जो ब्लड वेसल्स होती है वह टूट जाती है और कभी कभी मांसपेशियों से रक्त भी निकलना शुरू हो जाता है। कंट्यूशन की जगह पर अकड़न और सूजन आना भी सामान्य है। कंट्यूशन की स्थिति में कई बार मांसपेशियां भी अपना काम करना स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कर देती है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो कंट्यूशन के स्थान पर तुरंत पानी या बर्फ द्वारा दबाव का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि यह प्रयोग बहुत अधिक देर तक लगातार नहीं करना चाहिए। सूजन की स्थिति में डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाई लेनी चाहिए। कंट्यूशन के पुनर्वास के लिए लचक संबंधी व्यायाम करने चाहिए। अगली जो इंजरी है वह है लेसिरेशन। हिंदी में इसको खरोंच भी बोलते हैं। इस प्रकार की चोटें किसी नुकीली अथवा तेज धार की वस्तु से स्किन के अनियमित रूप से कटने के कारण लगती है। कई बार इस प्रकार की चोटों में अधिक खून बह जाता है और इन चोटों के पूरी तरह ठीक होने के बाद भी इनके निशान शरीर पर रह जाते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले रक्त के बहाव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। खून रुकने के बाद खरोंच को डिटॉल इत्यादि से अच्छी तरह साफ कर एंटीसेप्टिक लगा देना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए खरोंच को पट्टी से लपेट देना चाहिए। यदि दर्द महसूस हो तो पेन किलर ले लेनी चाहिए। यदि खरोंच गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगली स्पोर्ट्स इंजरी है स्प्रेन, जिसको हम हिंदी में मोच भी कहते हैं। यह लिगामेंट की चोट होती है। मोच अधिक खिंचाव या लिगामेंट के फटने के फलस्वरूप हो जाती है। सामान्यतः मोच कोहनी के जोड़, रिस्ट जॉइंट या एंकल जॉइंट पर होती है। कभी कभी मोच के साथ फ्रैक्चर भी हो जाता है। मोच की स्थिति में सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है। कई बार मोच के कारण लिगामेंट ढीला भी हो जाता है। मोच के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मोच किस प्रकार की है, अर्थात हल्की है या गहरी है। अगर हम मोच के मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए हम प्राइस यूज करते हैं। प्राइस में पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। चोट लगे हिस्से को तुरंत सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि दोबारा उस स्थान पर चोट ना लगे। आर मीन्स होता है रेस्ट, यानी कि आराम देना। चोट लगे हिस्से को बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए तथा उसे पूरा आराम देना चाहिए। पर्याप्त आराम चोट को जल्दी ठीक करने में सहायक होता है। उसके बाद है आई मीन आइस, यानी कि बर्फ। चोट लगे हिस्से पर बर्फ का प्रयोग करना चाहिए ताकि खून और सूजन को कम किया जा सके। इससे दर्द में भी आराम मिलता है। बर्फ का प्रयोग एक बार में 15 से 20 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। एक दिन में बर्फ का प्रयोग 4 से 8 बार करना चाहिए। यदि स्किन का रंग लाल दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि बर्फ का प्रयोग ज्यादा लंबा किया गया है। इसके बाद है सी कंप्रेशन, यानी कि दबाव। चोट लगे हिस्से के आसपास एक मजबूत पैड लगाकर उस पर स्ट्रैप इस प्रकार लगाना चाहिए कि चोटिल क्षेत्र में दबाव अधिक ना हो और रक्त प्रवाह बाधित हो जाए। लास्ट है ई फॉर एलिवेशन, यानी कि ऊपर उठाना। चोट लगे हिस्से को तकिए के ऊपर तथा हार्ट के स्तर से थोड़ा ऊपर की ओर रखना चाहिए ताकि सूजन कम हो सके। आइए अब देख लेते अगली इंजरी क्या है। इसका नाम है स्ट्रेन, जिसको हम हिंदी में खिंचाव भी कहते हैं। खिंचाव भी एक मसल इंजरी है। खिंचाव साधारण या असाधारण भी हो सकता है। कई बार खिंचाव के कारण पूरी मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उस हिस्से को हिलाना भी असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में खिंचाव वाली जगह पर असहनीय दर्द भी हो सकता है। अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान अनेक स्थितियां हो सकती है जिनके कारण खिंचाव हो सकता है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी प्राइस का ही इस्तेमाल होता है, जो अभी हमने आपको बताया है। P फॉर प्रिवेंशन, R मीन रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। आइए अब देख लेते हैं लास्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सी है। इसको बोलते हैं इंसिजन, हिंदी में इसको चीरा भी बोलते हैं।
चीरा जो है तेज किनारों वाली वस्तु आदि से लगने वाली चोट है। चीरे के कारण आर्टरीज व वेन्स भी कट सकती है, जिसके कारण तेज खून बह सकता है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो यदि घाव अधिक गहरा नहीं है तो थोड़े से रक्त को बाहर आने देना चाहिए ताकि कीटाणु भी बाहर आ जाए। फिर घाव को टिंचर, आयोडीन या स्पिरिट से साफ कर देना चाहिए। उसके बाद घाव पर रुई का टुकड़ा रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। अधिक खून को रोकने के लिए पट्टी सख्त करके बांधनी चाहिए। यदि घाव काफी गहरा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं बोन इंजरीज। इसमें अधिकतर सारे फ्रैक्चर्स ही आते हैं। सबसे पहले है सिंपल फ्रैक्चर। जब किसी भी प्रकार के घाव के बिना अस्थि टूट जाती है तो उसे साधारण अस्थि भंग या सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। इस प्रकार का फ्रैक्चर आमतौर पर किसी से टकराने या फिसलने के कारण हो सकता है। आमतौर पर इस प्रकार के फ्रैक्चर कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो चोट लगे हिस्से को ऊपर उठाकर रखें तथा तब तक आराम करें जब तक हड्डी खुद से ही ठीक ना हो जाए। दूसरा, अगर चोट लगे हिस्से को स्थिर करने की आवश्यकता हो तो स्प्लिंट का प्रयोग करें। चोट लगे हिस्से पर बर्फ का प्रयोग करें। इसके लिए हम पेन किलर भी ले सकते हैं अगर हमें अधिक दर्द हो रहा हो तो। सूजन के समाप्त हो जाने पर प्रभावित क्षेत्र पर आंशिक रूप से भार डालें। खड़े होने या चलने के लिए कुछ समय तक बैसाखी या वॉकिंग स्टिक्स का प्रयोग करें। अगला जो फ्रैक्चर है उसका नाम है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसको हिंदी में कच्ची अस्थि भंग भी कहते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर सामान्यतः बच्चों में देखे जाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत ही मुलायम व कोमल होती है। जब भी इन हड्डियों पर कोई दबाव पड़ता है तो ये हड्डियां टूटने की बजाय मुड़ जाती है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इस प्रकार के फ्रैक्चर में चोटी अंग को प्लास्टर की सहायता से स्थिर कर देना चाहिए। ऐसा करने से हड्डी अपने आप प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाती है। अगर हमें दर्द ज्यादा हो रहा हो तो हमें पेन किलर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार के फ्रैक्चर लगभग 8 हफ्तों में स्वयं से ही ठीक हो जाते हैं। अगला है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। जब एक हड्डी 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर मुख्यतः साइकिल दौड़, मोटरसाइकिल दौड़ के द्वारा लगने वाली चोटों के कारण होते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डियों के कई टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए इसका जो प्रबंध है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अस्थि भंग क्षेत्र के ऊपरी व निचले भाग को स्थिर करने के लिए प्लास्टर व खपतियों की सहायता ली जानी चाहिए। दर्द की स्थिति में दर्द निवारक दवा दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जानी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को सामान्य अवस्था में वापस लाने के लिए कुछ महीनों से अधिक का भी समय लग सकता है। उसके बाद पूर्णतः ठीक होने के लिए थेरेपी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अगला जो फ्रैक्चर है उसका नाम है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। आइए इसको भी समझ लेते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में टूटी हुई अस्थि जो है वो इंटरनल पार्ट्स को भी हानि पहुंचा देती है। ये जो इंटरनल पार्ट्स है वो हो सकते हैं टिश्यूज व आर्टरीज। इस प्रकार के फ्रैक्चर प्रायतः बहुत ही खतरनाक होते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर की संभावना हाई जंप और पोल वोल्ट में अधिक होती है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इस प्रकार के फ्रैक्चर बहुत ही गंभीर स्थिति हो तो उसके उपचार के लिए तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर में शरीर के बाहरी अंगों के साथ साथ शरीर के भीतरी अंगों को भी नुकसान पहुंचता है, जो कि घातक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार के अस्थि भंग में कई बार ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। स्थिति में सुधार होने पर फिजियोथेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के फ्रैक्चर को ठीक होने में 8 हफ्ते का समय लग जाता है। अगला जो फ्रैक्चर है उसका नाम है कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसको हिंदी में विविध अस्थि भंग भी कहते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी जो है कई हिस्सों में टूट जाती है।
जिसमें अस्थि के टूटने के साथ साथ त्वचा और मसल्स को भी नुकसान होता है। सामान्यतः इस प्रकार के फ्रैक्चर में टूटी हुई हड्डी त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इस प्रकार के फ्रैक्चर में चोटिल हिस्से से खून को रोकने के लिए तुरंत मेडिकेटेड पट्टी से ढककर पीड़ित को अस्पताल ले जाने का प्रबंध करना चाहिए। चोटिल भाग को बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए। दर्द के लिए दर्द निवारक दवाई या एंटीबायोटिक दवाई भी दी जानी चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। आइए हम देख लेते इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसको हिंदी में पचड़ी अस्थि भंग भी कहते हैं। जब किसी टूटी हुई अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है, यानी कि एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी में घुस जाता है, तो इसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी कहते हैं। यदि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यानी कि पचड़ी अस्थि भंग की स्थिति बहुत ही गंभीर हो तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि पचड़ी अस्थि भंग यानी कि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की स्थिति बहुत गंभीर ना हो तो ऐसी स्थिति में चोटग्रस्त हिस्से को एक खपच्चे या स्लिंग टूटी अस्थि को पकड़कर सही स्थिति में रखना ही काफी होता है। ऐसा करने से टूटी हुई अस्थि अपने आप ठीक हो सकती है। इसके उपचार के लिए स्थिरीकरण ही काफी होता है। आइए अब हम देख लेते हैं जॉइंट इंजरीज को। इसमें सबसे पहले है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जो है एक जॉइंट रिलेटेड इंजरी होती है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डी होती है वह अपने ओरिजिनल स्थान से खिसक जाती है, जिसे हम डिसलोकेशन कहते हैं। यह खास तौर पर फुटबॉल, हॉकी, स्काइकिंग, जिम्नास्टिक आदि खेलों में देखने को मिलती है। अगर हम डिसलोकेशन की बात करें तो यह हो सकता है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ तथा डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम उसे राइस ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कंप्रेशन तथा ई का मतलब एलिवेशन होता है। इस ट्रीटमेंट के बाद कई बार क्या होता है कि डिसलोकेट जॉइंट जो है वो नेचुरली अपने आप ही अपने पॉइंट पर आ जाता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम तुरंत डॉक्टर की सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। अपने आप जोड़ों को हिलाने या फिट करने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए। सूजन पर नियंत्रण रखने हेतु जोड़ के विस्थापित भाग पर बर्फ लगानी चाहिए। डॉक्टरी मदद आने तक प्रभावित जोड़ को फिक्स अवस्था में रखने के लिए सीलिंग या स्प्लिंट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं फर्स्ट एड क्या होती है। किसी दुर्घटना, आपदा या अचानक बीमारी की स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले जो ट्रीटमेंट मरीज को दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। आइए देख लेते हैं फर्स्ट एड के लक्ष्य व उद्देश्य क्या होते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का जो मूल उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होता है। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति का हौसला भी बनाए रखना चाहिए, जो अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका जो सबसे मेन उद्देश्य होता है वह होता है जीवन को सुरक्षित करना, टू सेव लाइफ। प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मुख्य उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होता है। इसके लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घायल व्यक्ति की सांस सामान्य रूप से चल रही है कि नहीं चल रही। यदि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि प्रभावित श्वसन मार्ग को बंद होने से रोके तथा श्वसन प्रक्रिया को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करे। घायल व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि यदि उसका रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सक को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि घायल व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करते समय स्वयं के जीवन को खतरे में ना डाले। प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि वह प्रभावित व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से सुरक्षित स्थान पर ले जाए तथा शारीरिक क्षति को प्राथमिक चिकित्सा विधि द्वारा और अधिक गंभीर होने से रोकने का प्रयास करे। यदि ऐसा लगे कि घायल व्यक्ति का अस्थि भंग हुआ हो तो उस स्थान को हिलने से रोकना तथा रक्तस्राव की स्थिति में स्राव को कम या बंद करने का प्रयास करना चाहिए। समय रहते सामान्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से रिकवरी की गति को बढ़ाना चाहिए। इससे रिकवरी प्रक्रिया की शुरुआत भी हो सकती है, जैसे कि जले हुए स्थान पर बर्फ लगाने से जलन कम हो जाती है तथा रिकवरी प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। आइए लास्ट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हमने आपके लिए तैयार की है। इसमें हमने आपके लिए 7 क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग फिजियोलॉजिकल फिटनेस। इसको एक्सप्लेन करना है।
What are the preventive measures that can be taken in case of sports injuries? थर्ड क्वेश्चन है क्लासीफाई स्पोर्ट्स इंजरीज, एक्सप्लेन प्राइस, प्राइस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके प्रोसीजर के बारे में बताना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में ये कैसे काम करता है। उसके बाद है राइट इन डिटेल अबाउट द डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर्स अमंग द बोन्स एंड जॉइंट्स इंजरीज। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है राइट द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। छठा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फर्स्ट एड, व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है वो है डिस्कस द मैनेजमेंट स्टेप्स ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्प्रेन के बारे में आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। यह था आपका चैप्टर जो कि समाप्त हो गया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।